नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य के दौर में जारी हुए कुछ फरमानों यानी शाही आदेशों का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास 100 ऐसे फरमानों की एक लिस्ट है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके जरिए इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ जंग के मैदानों से तो नहीं चलता। आखिर सदियों तक इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी पर रोजमर्रा का कंट्रोल कैसे रखा जाता होगा? मुगलों के लिए इसका एक जवाब उनके आधिकारिक फरमानों में मिलता है। तो हम जिस चीज को देख रहे हैं वो असल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक के 100 फरमानों का एक कलेक्शन है। ये हमें उस विशाल साम्राज्य के अंदरूनी कामकाज की एक झलक देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दस्तावेज हमें क्या बताते हैं। हम इन फरमानों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे, जैसे धर्म और अर्थव्यवस्था पर कैसे कंट्रोल किया गया, रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा और खास तौर पर औरंगजेब के शासनकाल में क्या बदला। और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि इस तरह के लिस्ट्स इतिहास को लेकर हमारी समझ पर कैसे असर डालती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लिस्ट आखिर है क्या। देखिए, ये कोई एक पुराना दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग ऐतिहासिक किताबों से जानकारी इकट्ठा करके आज के दौर में बनाया गया है। और इसको बनाने वालों ने खास तौर पर उन आदेशों पर फोकस किया है जिन्हें वो दमनकारी मानते हैं। तो जाहिर है इससे हमें एक खास नजरिया देखने को मिलता है। इन फरमानों में एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्म से जुड़ा है। तो आइए देखते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक मुगल शासकों ने धार्मिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये फरमान कई तरह के थे। कुछ पैसों से जुड़े थे, जैसे संपत्ति जब्त करना या टैक्स लगाना, तो कुछ सीधे सीधे मंदिर तोड़ने या नए मंदिर बनाने पर रोक लगाने जैसे थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये आदेश किसी एक नहीं बल्कि कई अलग अलग बादशाहों के दौर के हैं। इस लिस्ट में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है, और वो है धार्मिक ध्वनियों पर कंट्रोल का। मतलब बाबर के समय में मंदिर के ढोल पर रोक से शुरू होकर बाद के बादशाहों के दौर में घंटियों और शंख पर पाबंदी तक। ये दिखाता है कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक तौर तरीकों को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार होती रही। लेकिन हुकूमत सिर्फ धर्म के मामलों तक ही सीमित नहीं थी। ये लिस्ट बताती है कि आर्थिक और सैन्य मामले भी उतने ही जरूरी थे, और अक्सर ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इस लिस्ट में हमें किसानों और व्यापारियों पर लगाए गए खास तरह के टैक्स का जिक्र मिलता है। साथ ही सेना में भर्ती और जंग की रणनीतियों से जुड़े आदेश भी थे। इससे पता चलता है कि साम्राज्य का खजाना और उसकी फौज कितने ज्यादा आपस में जुड़े हुए थे। मुगल सल्तनत का असर लोगों की जेब और उनकी इबादत गाहों से कहीं आगे तक था। ये संकलन उन फरमानों पर भी रोशनी डालता है जो लोगों की रोजमर्रा की सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी को कंट्रोल करते थे। एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण अकबर के दौर का है। इस लिस्ट के मुताबिक शादी की बारात निकालने के लिए भी मिलिट्री से परमिट लेना पड़ता था। ये दिखाता है कि राज्य का कंट्रोल लोगों की जिंदगी के बहुत ही निजी मौकों तक पहुंच चुका था। इस लिस्ट में पढ़ाई लिखाई, भाषा के इस्तेमाल और सार्वजनिक त्योहारों पर नियंत्रण का भी जिक्र है। ये फरमान, जैसा कि यहाँ पेश किया गया है, एक ऐसी हुकूमत की तस्वीर बनाते हैं जो समाज के हर पहलू को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही हम औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते हैं, इस लिस्ट में फरमानों की संख्या में एक साफ इजाफा दिखता है। मतलब ये दस्तावेज इस दौर को एक ऐसे समय के तौर पर दिखाता है जब राज्य का नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यहाँ एक आंकड़ा है जो गौर करने लायक है। इस लिस्ट में जो 100 फरमान है, उनमें से 42, जी हाँ 42, अकेले औरंगजेब के तकरीबन 50 साल के शासनकाल से हैं। मतलब इस पूरी लिस्ट में औरंगजेब के दौर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और अगर हम औरंगजेब के इन 42 फरमानों को और करीब से देखें तो पता चलता है कि उनमें से लगभग आधे धार्मिक मामलों से जुड़े हैं। उसके बाद नंबर आता है आर्थिक और सैन्य आदेशों का। ये इस सोर्स के मुताबिक उसके शासन की प्राथमिकताओं को दिखाता है। औरंगजेब के दौर का शायद सबसे चर्चित फरमान जो इस लिस्ट में भी है, वो है जजिया कर को फिर से लागू करना। ये वो टैक्स था जिसे अकबर ने 100 साल से भी ज्यादा पहले खत्म कर दिया था, तो इसका वापस आना एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज था। ये लिस्ट कुछ बड़ी घटनाओं का भी जिक्र करती है और इसके लिए उस दौर की किताबों का हवाला देती है। जैसे कि 1670 में
काशी और मथुरा के बड़े मंदिरों को गिराने के जो आदेश दिए गए थे, उनका जिक्र इसमें मिलता है। तो ये सारी जानकारी आखिर आ कहाँ से रही है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि किसी भी इतिहास को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो लिखा कहाँ से गया है। ये बात याद रखना जरूरी है कि इस लिस्ट में कोई नई खोज नहीं की गई है, बल्कि इसे बनाने वालों ने उस दौर की जानी-मानी ऐतिहासिक किताबों से ही जानकारी को इकट्ठा किया है और अपने हिसाब से पेश किया है। इन सोर्सेस में शाही दरबार में लिखी गई किताबें शामिल हैं, कुछ तो खुद बादशाहों ने लिखवाई थीं, साथ ही बाद के इतिहासकारों और यहाँ तक कि ब्रिटिश दौर में लिखी गई इतिहास की किताबें भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन 100 फरमानों को एक खास तरह से अरेंज करके ये सोर्स डॉक्यूमेंट एक कहानी बताता है। कहानी ये कि मुगल राजवंश के दौरान राज्य का कंट्रोल लोगों पर लगातार बढ़ता ही चला गया। और यहीं पर आकर हम एक अहम सवाल पर रुकते हैं। जब इतिहास को इस तरह की एक चुनी हुई लिस्ट के जरिए पेश किया जाता है जो शासन के सिर्फ एक पहलू पर ही फोकस करती है, तो ये एक पूरे जटिल दौर के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।